Hello everyone, am I live? Good evening everyone, I am Sakshi Agarwal. I hope I am audible. Let me first check. Can someone tell me? Okay, thank you Ashutosh. So I got rank 7 in GATE this year. So I am here to tell you whatever I learned from my journey. So okay, so first of all, I will start with what are the post-grad opportunities. So, and in the end, I will tell you my journey. First of all, I will tell you the preparation strategy and revision tips after that. So, after GATE, there are a lot of opportunities. Somebody asked me that MTech के बाद placement opportunities इतनी अच्छी नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. Electronics में VLSI में बहुत अच्छी placements है और क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब अराउंड 20 लाख के पैकेज में ऑफ़र करती है एमटेक में. इनफैक्ट मेरा एक सीनियर है, एनएसआईटी का ही सीनियर है और शायद उनका गेट रैंक उतना अच्छा नहीं था. उन्होंने डीटीयू से एमटेक किया था और फिर उनकी 20 लाख पर एनम पे क्वालकॉम में लगी थी जॉब. इसके अलावा पीएसयूज़ तो हैं लेकिन ऑफ कोर्स काफ़ी कम हो गई आजकल. तो पीएसयू के लिए आपको बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ेगी. आई थिंक अंडर 100, मतलब कोशिश भाई अंडर 50 तक की करनी पड़ेगी. लेकिन पीएसयूज़ भी अवेलेबल है, लोग निकालते तो हैं ही पीएसयूज़ इसी से भी. इसके अलावा बार की स्क्रीनिंग गेट स्कोर से होती है, डीआरडीओ की स्क्रीनिंग गेट स्कोर से होती है और प्राइम मिनिस्टर रिसर्च का भी है, पीएमआरएफ का, उसकी भी आपकी अर्निंग पीएचडी होती है 5 साल की और उसमें आपको पर मंथ 70,000 की रिम्यूनरेशन है जो कि काफ़ी अच्छी है. तो काफ़ी ऑप्शन है गेट के बाद. तो गेट के लिए आप पढ़ सकते हो अच्छे से. एक ऑप्शन आप एज एन ऑप्शन चूज़ कर सकते हो प्रॉपरली अगर आप एक ईयर डिवोट करना चाहो तो. नेक्स्ट अभी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं. तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या क्या आपको करना है जिससे आप प्रिपेयर हो जाओगे. तो इसमें यह है कि कोचिंग के जो नोट्स है, क्लास नोट्स किसी भी कोचिंग के, मेडीजी कोचिंग के ले लो, तो वो अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका सिलेबस हो गया है. प्रैक्टिस के लिए आप वर्कबुक यूज़ करो, पास्ट ईयर सारे प्रैक्टिस करो और टेस्ट सीरीज़, इतना काफ़ी है. कोई भी जो आप वीडियो लेक्चर ख़रीद रहे हो या बुक्स आप पूछ रहे हो कि बुक्स करनी है कि नहीं करनी है, ये सब जो है दिस कैन बी अ मेथड कि आप नोट्स नहीं समझ पा रहे हो तो आप वीडियो से समझ लो या बुक से और डिटेल में पढ़ के या ज़्यादा प्रैक्टिस करके सॉल्व एग्जाम्पल्स देख के समझ लो. लेकिन क्लास नोट्स आर इनफ. लाइक सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर आप क्लास नोट्स पूरे कर लो. अब समझने के लिए आप क्या मेथड यूज़ करोगे, कोई बुक या फिर वीडियो लेक्चर्स. यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री में अवेलेबल है, नहीं तो पेड सब्सक्रिप्शन भी है, वो सब आप यूज़ कर सकते हो. तो ये सब हो गई. फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज़ पे आ जाते हैं. टेस्ट सीरीज़ और रिवीजन. तो रिवीजन के लिए यार मैं गेट के लिए किसी को भी नोट्स से रिवाइज़ करना रिकमेंड नहीं करती. डेफिनेटली शॉर्ट नोट्स बनाने अच्छी बात है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, पर मैं शॉर्ट नोट्स बनाओ, बट शॉर्ट नोट्स ये नहीं रिवीजन के नाम पे तुम शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहे हो. रिवीजन के नाम पे तुम क्वेश्चंस करो, क्योंकि क्वेश्चन ही आता है गेट में, थ्योरी आती नहीं है. तो रिवीजन के नाम पे यू कैन डू टेस्ट सीरीज कर सकते हो, या जो क्वेश्चन टफ लगे थे, तुमने मार्क किए होंगे पहली बार पढ़ते वक्त, वो करो. गेट के सारे पास्ट ईयर्स तुम्हें ख़त्म करने हैं. गेट एग्जाम से पहले तुम्हें पास्ट ईयर्स करने हैं सारे ख़त्म, और ट्राई करना जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए. फिर दोबारा भी तो करोगे एक बार जो जो टफ लगे थे वो सारे क्वेश्चंस. तो गेट के पास्ट ईयर्स इतना काफ़ी है और कोई बुक नॉट रिक्वायर्ड. अगर तुमने इतना कर लिया है, वर्कबुक कर लिया है, किसी भी एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ कर ली है, पास्ट ईयर्स कर लिया है और क्लास नोट्स पढ़ लिया है, तो तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी है. ठीक है. लोग इतना ही ख़त्म नहीं कर पाते एंड तक कई बार. तो इसीलिए फिर और क्या है, फिर वो टेंशन में आ जाते हैं.
तो फिर उनकी रैंक कम हो जाती है। नहीं तो तुम्हें लाने कितने मार्क्स होते हैं एक अच्छी रैंक सिक्योर करने के लिए? 70+, मेरे 78 थे, मेरी सेवेंथ रैंक है, जिसके 82 आई थिंक हाईएस्ट फर्स्ट रैंकर के 82 मार्क्स है। तो लाने तुम्हें 70+ है अच्छी रैंक के लिए, यूजुअली जो होता है। वैसे हर साल चेंज होता रहता है, तो प्रिपरेशन में इतना ही है। आगे जो देखते हैं, तो प्रिपरेशन तुम स्टार्ट कैसे करोगे? मतलब अभी इतना सारा है तो स्टार्ट कैसे करोगे? तो स्टार्टिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है मैथ्स और एप्टीट्यूड, क्योंकि मतलब पूरा 30 मार्क्स का आता है, और ऑफ कोर्स उसमें साथ में इंग्लिश भी है। बट इंग्लिश की प्रिपरेशन से उतना ज़्यादा, थोड़ी बहुत आप कर लो, पास्ट ईयर्स देख लो इंग्लिश के, बट इंग्लिश में आप इतना ज़्यादा टाइम डिवोट करोगे, आना एकदम नया क्वेश्चन ही है, क्योंकि इंग्लिश में कोई रूल तो है नहीं जो आप लर्न कर लोगे। तो इंग्लिश में इतना टाइम आप डिवोट नहीं करोगे। मैथ्स और एप्टीट्यूड से आप स्टार्ट कर सकते हो, नेटवर्क से स्टार्ट करो। नेटवर्क्स, तो कई बच्चे पूछ रहे थे कि नेटवर्क्स कैसे करनी है। अगर आपके बेसिक्स वीक हैं और तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स देख सकते हो बहुत सारे। जैसे हमारे कॉलेज में DC कुलश्रेष्ठ नाम की बुक करी थी रिकमेंड, वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स पीछे बहुत अच्छे दिए हुए हैं। और सिग्नल्स करने हैं तो सिग्नल्स में मेड इजी के क्लास नोट्स बहुत अच्छे हैं। फिर वर्कबुक कर लेना, जो ना समझ आए उसके लिए फिर आप और मेथड्स ढूंढो, किसी टीचर से पूछ लो लेक्चर। तो सिग्नल्स, नेटवर्क्स, ये सब आप सब्जेक्ट्स पहले कर लो, फिर बाकी सब्जेक्ट उसके बाद, उसके ऊपर बिल्डअप है। फिर EMFT कैसे करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल EMFT है टफ सब्जेक्ट, सभी को ही टफ लगता है, मुझे भी टफ लगता है, लेकिन वेक्टर कैलकुलस अच्छे से करना है, क्योंकि मैथ्स और EMFT में वेक्टर कैलकुलस कॉमन है, और मैंने भी वेक्टर कैलकुलस बहुत अच्छे से किया था। बाकी जो पूरा है उसको आप एक बार कर ज़रूर लेना, क्योंकि कुछ 2-3 क्वेश्चन टफ आते हैं, लेकिन 3-4 मार्क्स के आसान भी आते हैं, और किसी किसी साल में क्या पता उनका मन कर गया ज़्यादा मार्क्स का देने का EMFT, तो गिल्ट में ना जाओ, एक बार पूरा कर लेना, एक बार देख लेना पूरा। फिर मे बी अगर आपको लग रहा है कि जो ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं वो पहले कर लेना, टाइम बचे तो उसको प्रॉपरली दोबारा रिवाइज कर लेना, बट एक शॉर्ट नोट्स रिविजन एंड में, और एक बार पहले अच्छे से कर लेना, वेक्टर कैलकुलस कर लेना, जितना हो पाए उतना है करना होता है। बाकी EMFT कई बार थोड़ा सा मैंने भी छोड़ दिया था एंड का, कोई बात नहीं, लेकिन करना तो मतलब कोशिश तो यही होनी चाहिए आपकी कि आप पूरा सिलेबस करके जाओ। EDC भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, EDC से भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप स्टार्ट नेटवर्क से, मैथ्स, सिग्नल्स, इन सब से करिए। और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप कोशिश करो अभी से ही, आप एक फ़िक्स करो कि इस टाइम से इस टाइम तक मैं पढूँ। एक फ़िक्स टाइम लो, एक फ़िक्स टाइम स्लॉट लो, सपोज़ 1-2 घंटे का टाइम स्लॉट ले रहे हो, या किसी का अभी अटेंशन स्पैन कम हो रखा है, कई दिनों से बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, आप 1 घंटे का टाइम स्लॉट लो, उसमें आप कुछ फ़िक्स करो कि मैं इतने पेजेस, इतना लेक्चर देख लूँगा, या फिर इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँगा, और मतलब टाइम बाउंड तरीके से आप प्रैक्टिस करो। और एक दिन में सपोज़ 4 घंटे से पढ़ना स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे जैसे एग्ज़ाम अप्रोच होगा तो फिर यू कैन गिव इन मोर आवर्स। बाकी आपको ये पता है कि एंड में कंप्लीट क्या क्या करना है। कंप्लीट आपको जो है यही सब करना है, क्लास नोट्स की रीडिंग, पास्ट ईयर्स, यही सब, टेस्ट सीरीज़, ये सब कंप्लीट करना है। तो आप कितनी देर में कंप्लीट कर पा रहे हो उस हिसाब से अपने गोल्स बनाओ, कि टाइम कितना देना है उस हिसाब से आप डिसाइड करो। और ये है कि स्टार्टिंग में यार तुम देखो, मतलब घड़ी देख के ज़बरदस्ती टाइम दो, क्योंकि एग्ज़ाम पास आता है तो सभी लोग पढ़ लेते हैं ज़्यादा देर, लेकिन जब एग्ज़ाम दूर होता है तब तुम्हें थोड़ा अपने आप को फोर्स करना पड़ता है। तो तुम तब पहले से टाइम डिसाइड करके रखो कि टाइम और इस टाइम में कितना कवर करना है, पहले डिसाइड करो। एक धीरे धीरे स्टार्ट करो, पहले 1 घंटे से स्टार्ट करो कि 1 घंटे में मुझे करना है, फिर उसके बाद तुम धीरे धीरे एक टाइम स्लॉट को बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो। वैसे यूजुअली 1 घंटे का लोग 10 मिनट का तो ले ही लेते हैं ब्रेक, मैं तो ऐसी ही हूँ, लेकिन कोई अगर अच्छे से ज़्यादा देर तक भी पढ़ता है तो अच्छी बात है। अच्छा, अभी फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि तुम लोग अभी से कर लो स्टार्ट, धीरे धीरे चीज़ें पढ़ना, क्योंकि एप्टीट्यूड तो सब जगह ही आती है, एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि
तुम में से कई लोग कंफ्यूज है कि प्लेसमेंट में बैठेंगे कि गेट में कि ईएससी में क्या करेंगे। तो तुम जो चीज़ सभी में आती है पहले वो चीज़ तो अच्छे से कर लो, ठीक है, ख़त्म कर लो। उसके बाद क्योंकि क्लास तुम्हारे कॉलेज के जो मार्क्स हैं वो ठीक ठीक रहने ही चाहिए, तो जो बेसिक सब्जेक्ट्स है वो तो तुम कर ही सकते हो, वो तो तुम्हारे कॉलेज में भी हेल्प करेंगे, तो बेसिक सब्जेक्ट्स अभी से कर लो। बाकी क्या करना है, मतलब तुम ये 2-3 चीज़ें एक साथ कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कि मैं गेट प्लेसमेंट एक साथ कर सकता हूँ कि नहीं, ये सब तो तुम पे डिपेंड करेगा। और तुम दूसरों से पूछोगे ना इसको क्वेश्चन का आंसर कि तुम बताओ मुझे कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, तो फिर उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हर इंसान तुम्हें अलग आंसर, 50% लोग बोलेंगे येस, 50% बोलेंगे नो, अब तुम एंड में कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये मेरे साथ भी हुआ था 4th ईयर में, इसीलिए मुझे एक साल ड्रॉप करना पड़ा। तो क्योंकि इतना कन्फ्यूजन हो गया था कि मैं क्या करूँ, तो जस्ट आंसर तुम्हें खुद अपने मन से निकालना है। और फ्यूचर तो किसी को भी नहीं पता कि फ्यूचर क्या होना है, तो यू हैव टू डिसाइड, मतलब एक चीज़ कोई भी चूज़ करनी है। वैसे तो सब बोल देते कि जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है वो चूज़ कर लो, अब कभी कभार लगता है कि यार किसी में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर शायद सभी में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, तो यार एक चीज़ चूज़ करो, करने बैठो, टाइम डिसाइड करो, वर्क डिसाइड करो, करने बैठो। ऐसा नहीं है कि यार समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, सोचते ही जा रहे हो, सोचते ही जा रहे हो, कर कुछ नहीं रहे, फिर इतना स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए नेटफ्लिक्स चिल कर रहे हो। उसके बाद किसी दोस्त को फ़ोन करके पूछ रहे हो तू कुछ कर रहा है, वो कहता है नहीं यार मैं भी कुछ नहीं कर रहा, फिर तुम खुश हो कि हाँ दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरा दोस्त भी कुछ नहीं कर रहा। तो ऐसे उल्टे सीधे काम मत करना, जैसे ऐसा थोड़ा थोड़ा मैंने किया था, लेकिन तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है। तो ये चीज़ हर किसी पे वैलिड होती है कि जस्ट स्टार्ट डूइंग, मतलब तुम अगर एवरीडे 4-5 आवर्स सिंसियर एफर्ट्स डाल रहे हो तो यू आर गोइंग समवेयर। ऐसा नहीं है कि तुम रुके हुए हो, कहीं ना कहीं तुम चल रहे हो, और एक जगह तुम दिमाग चला रहे हो तो तुम्हारा दिमाग तो शार्पन हो ही रहा है ना। मे बी अगर बाद में तुम्हें मन किया कि नहीं यार गेट से ज़्यादा अच्छा मैं कोडिंग में कर लेता या फिर उसमें कर लेता, लेकिन तुम्हारा दिमाग फिर भी शार्पन हो रहा है। सो जस्ट डू इट एज एफ लाइक तुम्हारी दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है। अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे अपने दिमाग की एक्सरसाइज मान के पढ़ना स्टार्ट करो कि अभी पढ़ना है, फिर डिसाइड जब हो ही जाएगा 4th ईयर तक आते हुए, या फिर कुछ लोग ड्रॉप करके भी करते हैं, तो फिर तब तो तुम करोगे ही वो, लेकिन पहले से ही तुम स्टार्ट पहले से ही करो, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे इट विल बी बेटर फॉर यू। और जिन लोगों ने पहले स्टार्ट नहीं किया है वो लोग भी एकदम गिल्ट में खो मत जाना कि 4th ईयर में कि यार कुछ नहीं किया 3 साल, क्योंकि हर किसी को लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, मतलब कई लोगों को लगता है, इवन टॉपर्स को भी लगता है कि उनकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, लेकिन तो हर किसी को ऐसा फील होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस में ही घूम रहे हो, क्योंकि मैंने नोटिस किया है बहुत ज़्यादा कि कई सारे जो बच्चे हैं बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। मत हो यार स्ट्रेस आउट, हर किसी को यही लग रहा है कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, हर बहुत आधे से ज़्यादा लोगों को गिल्टी फील हो रहा होता है। तो इट्स जस्ट इसको बस अपनी ह्यूमन टेंडेंसी मानो और करते रहो, मतलब कोई बात नहीं। अगर अभी किसी ने पूछा था 6-7 महीने काफ़ी है प्रिपरेशन के लिए, तो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल 6-7 महीने तो बिल्कुल ही काफ़ी है। अब कई सारे लोग जो है 3 महीने पहले भी गूगल कर रहे होते हैं, कोरा में टाइप कर रहे होते हैं, कोरा में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कैन आई प्रिपेयर इन 3 मंथ्स, कैन आई प्रिपेयर इन 4 मंथ्स। जितना भी टाइम बचा है करो प्रिपेयर, क्योंकि इसका कोई डेफिनेट आंसर है ही नहीं कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते प्रिपेयर। ये तुम्हें खुद से ही पता चलेगा कि कितना प्रिपेयर तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। कर लेते हैं जो करने वाले होते हैं, सपोज कोई प्लेसमेंट में कोर कंपनीज के लिए बैठ रहा है, जैसे मेरे कॉलेज में आती थी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ये सब, तो जो लोग कोर के लिए बैठे थे उनका नहीं हुआ था किसी भी कोर कंपनी में। मैं एक सीनियर को जानती हूँ, तो उनका किसी कोर कंपनी में नहीं हुआ था, उन्होंने गेट दिया था, उसमें उनकी सिंगल डिजिट रैंक आ गई थी। तो उन्हीं से मैंने कहा था कि कोई नहीं यार 2 महीने में भी हो जाता है, हर जब भी करना यू स्टार्ट, मतलब गिल्ट में नहीं कि अब तो टाइम नहीं बचा अब रहने दो अब अगले साल करेंगे, ऐसे थॉट्स को अपने दिमाग में मत आने दो। अभी 2 महीने बचे हैं, इन 2 महीनों में मुझे अपना बेस्ट देना है, जितना ज़्यादा मैं सिलेबस कवर कर सकता हूँ मैं करूँगा। ऐसे ऐसे ये एटीट्यूड होना चाहिए। ओके, साथ में अगर प्लेसमेंट्स मैनेज करनी है तो तुम लोग कर सकते हो, अगर तुमने पहले से स्टार्ट किया है, जब भी किया है, ये तुम्हारा खुद का होगा डिसीजन। बाकी एक बच्चे ने पूछा है कि वो 3-4 दिन पढ़ता है, फिर एक दिन जो है उसकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, फिर ये साइकिल चलती रहती है। तो ऐसा मतलब ये नॉर्मल है वैसे तो, लेकिन डेफिनेटली मतलब थोड़ा सा अगर कंटिन्यूसली ऐसा होता रहेगा एंड तक तो उतना अच्छा नहीं है। मतलब वंस इन अ वीक 1 डे अगर तुम अपने आप को रेस्ट के लिए दे रहे हो इट्स ऑल राइट, लेकिन अगर ज़्यादा ऐसा हो रहा है तो जस्ट स्टडी इन मॉडरेशन, थोड़ा सा आराम,
बहुत ज़्यादा 3-4 दिन पढ़ लिया इसीलिए वो एक दिन तुम थक गए हो। तो थोड़ा थोड़ा मॉडरेशन में पढ़ सकते हो। और एक सेकेंड। और हाँ, फ्री टाइम में तुम जो है कुछ भी अच्छा कंटेंट, कुछ भी अच्छा क्रिएटिव कर लो, या कुछ भी ऐसा जो तुम्हें रिफ़्रेश करेगा। क्योंकि जो एक दिन तुमने रेस्ट लिया है अपने लिए, सपोज़ 1 हफ्ते बाद, 6 दिन बाद तुम एक दिन रेस्ट ले रहे हो, तो तुम्हें जंप बैक भी करना है। यू शुड नो हाउ टू जंप बैक। तो जो एक दिन है उसमें तुम्हें अच्छे से तुम रिफ़्रेश हो जाओ, तो तुम कुछ भी अच्छा देख सकते हो। कोई अच्छी कॉमेडी मूवी देख सकते हो, कुछ भी लाइट देख सकते हो, या फिर अपने फ्रेंड्स, जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो खुद भी स्ट्रगल कर रहे हो। क्योंकि अगर ऐसे फ्रेंड्स होते हैं ना जिनकी नौकरी लग गई होती है, सब कुछ हो गया होता है, तो उनसे बात करके थोड़ा वो होने लग जाता है कि यार अभी हमने कुछ नहीं किया। तो यूजुअली आई थिंक इस टाइम पे, प्रिपरेशन टाइम में, अगर तुम थोड़ा प्रिपरेशन वाले फ्रेंड्स को अपने साथ रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और कुछ भी अच्छे कंटेंट जो तुम्हें या तो कुछ सीखने को मिले जिससे, या फिर जो तुम्हें हंसाए, तुम्हारा मूड अच्छा करे, कोई भी ऐसा कंटेंट तुम वीडियो में देख सकते हो। और डिस्ट्रैक्शन के लिए यार, डिस्ट्रैक्शन तो बस फ़ोन से ही होता है। तो फ़ोन तो मैं तो स्विच ऑफ कर देती थी। काफ़ी काफ़ी देर के लिए मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके छुपा के रखती थी। फिर मैं खुद ही ढूंढना भी पड़ता था मुझे कभी कभार। तो फ़ोन को थोड़ा सा दूर रखना ज़रूरी है बहुत। तो जब तुम्हारा स्टडी टाइम है, जो भी तुमने डिसाइड किया है कि अभी मुझे 1 घंटे पढ़ना है, तो उस टाइम पे यू हैव टू कीप योर फ़ोन अवे। तो अब मैं अपनी स्टोरी पे आ जाती हूँ। ये सब मैंने तुम्हें बताया है कि आइडियली यू शुड एम कि तुम्हारे सारे पास्ट ईयर्स हो गए हैं दिसंबर तक, पूरा सिलेबस, तुमने सारे नोट्स एक बार रीड कर लिए हैं। लेकिन कई बार ऐसा ना नहीं हो पाता है, किसी किसी रीज़न से। हो सकता है कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं तुम्हारे लाइफ में, या फिर हो सकता है तुम ईएसी के लिए सोच रहे थे, फिर नहीं हो पाया। जैसे मैं भी पहले, मैं ईएसी की भी क्लासेस तो मैं अटेंड कर रही थी, ऑल्दो मैंने डिसाइड कर लिया था मिड अगस्त में कि मुझे इस साल जो है गेट क्लियर कर रहा है, ईएससी मैं अगले साल करूँगी। तो अगर तुम अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार बहुत कम हुआ है सिलेबस, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम अभी भी 1 महीना है, अभी भी ख़त्म कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ भी कई बार बहुत सारे बच्चे पूरी नहीं कर पाते हैं, तो बहुत स्ट्रेस आउट होता है। करनी तो है तुम्हें एक पूरी, एम तुम्हारा यही होना चाहिए। बट अगर ना भी हो पाए तो एंड में जो है, जैसे मेरे केस में हुआ था कि मैंने टेस्ट सीरीज़ लास्ट 1 वीक में प्रैक्टिस करी थी। और लेकिन ये था कि मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट था मेरा, क्योंकि मैंने जो है 2019 में भी गेट दिया था। तो क्योंकि वही पूरी स्टोरी उन्हें बताई थी, मैं कंफ्यूज थी, लेकिन मैंने 2019 में भी दिया था गेट, और तब मेरे 48 आए थे। तो मैं जो है ये सोच रही थी कि कोई बात नहीं, मैंने पिछले साल भी किया होगा। मतलब मैं हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव ही सोच रही थी कि यार, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब भी आप एग्ज़ाम में जाते हो और आप ये सोच कर जा रहे होते कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, तो वो एग्ज़ाम पक्का ही बुरा जाता है। और कभी आप एग्ज़ाम में ये सोच के जाओ कि आज लक मेरा साथ देने वाला है, तो वो लक तुम्हारा साथ देता है। तुम कॉन्फिडेंस से जाओगे, जैसी भी तुम्हारी प्रिपरेशन हुई है, तुम जाओ फुल कॉन्फिडेंस से। टेस्ट सीरीज़ सपोज़ एक पूरी नहीं हो पाई है, कोई बात नहीं। और टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स भी कोई मुझसे मेरे पूछ रहा था, तो मैं बता दूँ, मैंने लास्ट वीक में तो स्टार्ट करी थी टेस्ट सीरीज़, जो कि बिल्कुल नॉन आइडियल चीज़ है, बिल्कुल भी आइडियल चीज़ नहीं है। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी, तो लेकिन फिर भी अगर तुम उधर भी जो है, जो तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरे अराउंड 50% मार्क्स आ रहे थे, तो जो मेरे बचे हुए 50% हैं, आई वॉज जस्ट, मैं बस ये सोच रही थी कि यार ये जो मार्क्स मेरे कटे हैं, ये अच्छी बात है। जो जो मेरी गलतियाँ मुझे पता चल गई, अब ये गलतियाँ मेरे से एग्ज़ाम में नहीं होंगी, क्योंकि वो जो जो मेरी गलतियाँ थी वो मैंने रिवाइज़ कर ली थी अच्छे से। और कोई अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं था तो मैंने रिवाइज़ कर लिया था उसको एंड में, तो उससे भी हो गया था। तो यार हमेशा कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, कितना भी लग रहा हो कि यार गिल्टी फील हो रहा हो या कुछ भी, सभी को गिल्टी फील होता है एग्ज़ाम से पहले, हर किसी को। तो जो भी तुम्हें फील हो रहा है, ऑलवेज थिंक कि अभी जो जितना टाइम बचा है उसको मुझे कैसे अच्छे से यूज़ करना है। ऑलवेज, हमेशा तुम राइटर साइड पे ही देखो, हमेशा।
ओके, तो अभी किसी को कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लो कमेंट्स में। किसी के पास कोई क्वेश्चंस है? चलो मैं और क्वेश्चंस देखती हूँ किसी के और कुछ थे कि नहीं। अच्छा हाँ, और ये बीच में अभी आईआईटी और आईएससीज की कोई मीटिंग भी हुई थी कि पोस्ट ग्रेड कैसे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी है। तो फिर आप लोग चिंता मत करो, अगर आप गेट के लिए फोकस पढ़ाई कर रहे हो तो यू आर इन द राइट पाथ। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस कम होंगे, ऑप्शंस इनफ है, क्योंकि एमटेक के बाद भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स है। बाकी हाँ, एक बच्चा ये भी पूछा था कि ईएसी और आईआरएमएस का सिलेबस अलग है तो कैसे करना है। तो आईआरएमएस का यार सिलेबस तो अभी आया ही नहीं है, और लोग सोच रहे हैं कि अभी प्री का जो है उसका सिविल से सिमिलर आएगा, लेकिन मतलब ईएसी से ना 50% सेम ही होगा प्री। तो अभी तुम ईएसी फोकस तैयारी करो, और बाकी फिर टेक्निकल वगैरह सब तो सेम ही होगा। तो आराम से अभी ईएसी फोकस तैयारी कर लो, और उसके बाद जब आईआरएमएस की आएगी सिलेबस, तब तुम आईआरएमएस का डिसाइड कर लेना। मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। अच्छा, और यार रिवीजन कैसे करना है? तो रिवीजन मैं बोल चुकी हूँ कैसे करना है। फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि शॉर्ट नोट्स तुम लोग बनाते हो तो बना लेना, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका रिवीजन का यही है, टेस्ट। क्योंकि आप टेस्ट दोगे ना तो यू कैन रिकॉल, कि मतलब तुम्हारा दिमाग दौड़ेगा कि क्या पढ़ा था एक महीने पहले, पढ़ा था ना कुछ। थोड़ा दिमाग दौड़ेगा तो रिकॉलिंग की आदत पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में भी यू हैव टू रिकॉल। क्योंकि इमीडिएटली एग्ज़ाम से पहले तुम कितना रिवाइज कर लोगे? हो सकता है तुमने जो 2 महीने पहले पढ़ा था वो ही रिकॉल करना होगा, तो एक रिकॉल करने की हैबिट पड़ेगी तुम्हें। तो टेस्ट करना, टेस्ट इज़ बेटर। टेस्ट, और फिर उसके बाद एनालिसिस। टेस्ट को एनालाइज बहुत अच्छे से करना है, जो जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए, जो जो टॉपिक्स तुम भूल गए थे उनको एक बार दोबारा पढ़ो, फिर अगले दिन एक बार वही वाले क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट कर लो। जो तुमसे कल नहीं हुए थे अगले दिन फिर से अटेम्प्ट कर लो। और मैथ्स में ये भी बोलना था कि उसका फुरियर और लप्लास जो है वो सिग्नल से सेम है। तो मैथ्स यार बहुत अच्छे से करनी है, काफ़ी अच्छा खासा टाइम दे के कर लो, आराम से 1 महीना का टाइम दे दो मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैथ्स के ऊपर ही तो सारे क्वेश्चंस जो हैं उनमें कॉन्सेप्ट आपके सब्जेक्ट के लग रहे हैं, बट मैथ्स का कॉन्सेप्ट हर जगह ही लग रहा है। मतलब मेन सब्जेक्ट के अलावा मैथ्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ईएससी में भी आती है, बहुत सारे एग्जाम्स में मैथ्स आती है। तो मैथ्स आप अच्छे से आराम से 1 महीना लगा के भी अच्छे से कर लो, जितने क्वेश्चंस करने प्रैक्टिस कर लो। और किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैं यही बोलूँगी, प्रैक्टिस ही है। क्योंकि रिवीजन का मतलब अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, जो नहीं हुए उनको कुछ गैप, उनको समझ के फिर कुछ गैप दे के फिर दोबारा प्रैक्टिस करना। तो अच्छे से क्वेश्चंस खूब सारे प्रैक्टिस करते रहो।
हाँ, और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि फ्रेंड्स अपने हमेशा, एक तो तुम खुद भी इस तरीके से बनो कि तुम अपने फ्रेंड्स को इंस्पायर कर सको कि मैं भी पढ़ रहा हूँ तो मेरे से मेरे फ्रेंड्स भी इंस्पायर हो। बातें ना उस टाइप की मत करो कि तूने भी कुछ नहीं पढ़ा, मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा। मतलब हम सभी ऐसी ही बातें करते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग, मैं खुद भी पहले करती थी मैं ऐसी, बट पिछले 1 साल में मैंने थोड़ा सा अपने आप को सुधारा था। तो मतलब इस टाइप की नेगेटिव बातें मत किया करो। हमेशा एक दूसरे को अपलिफ्ट करना है तुम्हें, और तुम खुद दूसरों को अपलिफ्ट करोगे तो तुम्हारे दोस्त भी वही बनेंगे जो तुम्हें अपलिफ्ट करेंगे। तो हमेशा दूसरों के साथ हर ऐसे दोस्त बनाने हैं जो तुम्हें इंस्पायर करते हो, खुद भी पढ़ रहे हो या फिर तुम्हें मोटिवेट करते हो। अगर वो खुद स्ट्रगलिंग, हर फ्रेंड हमारा प्रिपेयरिंग वाला नहीं होगा, कुछ फ्रेंड्स की नौकरी लग गई होगी, तो वो नौकरी वाला भी ऐसा फ्रेंड हो जो तुमसे पूछ लेता हो कि यार तैयारी कैसी चल रही है। इस तरीके से जो भी तुम्हारे लिए थोड़ा कंसर्न्ड हो और तुम्हें मोटिवेट करना चाहता हो या इंस्पायर करना चाहता हो, ऐसे ही लोगों को अपना आसपास थोड़ा ज़्यादा रखना। अब ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पा रहे होते, तो उनको तुम जो है उनको तुम गाइड करो, लेकिन उनसे ऐसा नहीं है कि उनके रंग में तुम खुद भी रंग रहे हो, ये मत करना। तो किसी के पास कोई क्वेश्चंस नहीं है तो फिर मैं एंड करती हूँ ये सेशन। और आई वांट टू रियली थैंक Innovation Cell, University Innovation Cell, for arranging these toppers talk, and I hope you all got motivated, क्योंकि अभी फ्री टाइम है तो इसको अच्छे से यूज़ कर लो, फिर बाद में तुम रिग्रेट ना करना कि टाइम था यूज़ नहीं किया। अभी तुम यूज़ करना स्टार्ट कर लो इस टाइम को। एवरीडे 4-5 आवर्स कम से कम निकालो, कम से कम, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है यार। आराम से घर में रह सकते हो, थोड़ा सा बोरियत भी हो रही है तो, लेकिन हर चीज़ के दो साइड्स हैं, तो यार ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड। तो इनोवेशन सेल को बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और आई होप यू ऑल गॉट मोटिवेटेड। आई मीन, शुड आई एंड दिस? आई एम एंडिंग दिस लाइव सेशन।